चलिए, इसी बजट को लेकर क्या कुछ और कैसे प्रावधान लाए गए हैं, क्या कुछ इसका विश्लेषण अब किस तरह से कैसे किया जा सकता है, किन का क्या कुछ कहना है, कैसी राय इनकी आ रही है, ये सब हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ में अब लगातार अलग अलग मेहमान जुड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ में बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से अब ये देश का बजट जिस प्रकार से आया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, महत्वपूर्ण है कि देश का जो आम बजट है वो आय व्यय का ब्यौरा नहीं होकर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो ये निर्धारित करता है कि वर्तमान सरकार आने वाले एक साल में लिए किसान के लिए, गरीब के लिए, नौकरी पेशा के लिए, व्यापारी के लिए, युवा या महिला के लिए किस प्रकार से प्रयास करने वाली है। आने वाले एक वर्ष के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, किस प्रकार से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे, किस प्रकार से आम आदमी की जेब में पैसा डालने का काम किया जाएगा। अभी तक जो मैंने बजट सुना है, मुझे इस प्रकार के प्रयास की एक कमी महसूस हो रही है। महत्वपूर्ण है कि जो देश की जनता एक जो उम्मीद लेके बैठती है, एक आशा लेके बैठती है कि इस बजट में उसके लिए कुछ खास होगा, आर्थिक उसको संबल प्रदान करने का प्रयास केंद्र की मोदी सरकार करेगी, और पूरी तरह मिसिंग महसूस हो रहा है। क्योंकि ये बजट से कहीं ना कहीं न समृद्धि का बजट है, न इसमें वित्तीय अनुशासन दिख रहा है, न इसमें जन कल्याणकारी योजनाएं दिख रही है, न आने वाले देश के सुनहरे भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट और रोडमैप पूरा सीधा सीधा मिसिंग लग रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि लगातार आज के जो सर्वे किया गया उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण से उभरी। जो आयकर की लिमिट है वो पिछले 10 साल से 2014-15 से अब 2024 पे आ चुके हैं। 1 रुपए की आयकर की लिमिट वृद्धि नहीं की गई। लगातार जो 2.5 लाख थी वो 2.5 लाख है। 83% देश की आम जनता ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि जो आयकर की लिमिट है उसको 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख के, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज के रूप में केंद्र सरकार 36 लाख करोड़ रुपए वसूलती है। देश की आम जनता ये चाहती है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि पेट्रोल डीजल के रेट में कमी हो, सीधा आम जनता को फायदा मिले। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सेक्शन 80C की जो छूट मिलती है वो लगातार 10 साल से 1.5 लाख रुपए आज LIC पे, PF पे, इक्विटी पे आदि में जो निवेश किया जाता है उसमें जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको कहने के देश की आम जनता चाहती है उसको बढ़ा के 2.5 से 3 लाख रुपए किए जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सालों से मात्र 50,000 रुपए स्थिर है उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए किया जाए। आज होम लोन पर ब्याज, देखिए महत्वपूर्ण है कि लगातार जो घर बनाना महंगा होते जा रहा है, वर्तमान में 2 लाख रुपए तक का जो ब्याज है उसकी छूट मिल रही है। लगातार जो एसोसिएशन है, आर्थिक विश्लेषक है, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो 2 लाख रुपए की लिमिट है ब्याज की उसको बढ़ा के 3 लाख रुपए किया जाए। ATD, आज देखिए कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लगातार महंगी होती जा रही है। आप में या जो देश का आम नागरिक जो प्रीमियम पढ़ाता है लगातार उसमें 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। वर्तमान में जो ATD के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की छूट है वो मात्र 25,000 रुपए है। लगातार सारे आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसको बढ़ा के 50,000 की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो कैपिटल गेन है जिसकी सीमा 1 लाख है उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए किया जाए। ये सारे आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कहीं ना लगातार जो एसोसिएशन है, देश के वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक सलाहकार है, जो देश की आम जनता की आवाज है, ये 5-6 जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ, छत्तीसगढ़ की आम जनता ये उम्मीद करती है कि भैया छत्तीसगढ़ को कुछ दिया जाए, कुछ योजना घोषित की जाए, कोई आर्थिक पैकेज दिया जाए। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार बैसाखी की सरकार चल रही है, आज बिहार को आप 41,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, आंध्र प्रदेश को आप 15,000 करोड़ का पैकेज देते हैं। क्या छत्तीसगढ़ की घोषणा की जाएगी? क्या कोई फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा? हमने देखा कि 10 सालों के अंदर जो है देश पे जो ऋण है 55 लाख करोड़ वो बढ़ के हो गया 161 लाख करोड़। मतलब देश पे ऋण कर देते हैं 3 गुना। आज देश की जनसंख्या 137 करोड़, प्रति व्यक्ति पे 1,17,000 रुपए का ऋण है। तो क्या ये देश का विकास है? आज देश की जो इनकम है उसका 28% जो हिस्सा है वो ऋण से आता है। और सबसे बड़ा जो खर्चा है, आज देश की आय का 20% हिस्सा हम ऋण के ब्याज के रूप में दे दे रहे हैं। तो क्या इस प्रकार से देश का विकास होगा? जो बढ़ती महंगाई है, जो 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट रहा है, ये आर्थिक असमानता है, इससे निपटने के लिए आखिर केंद्र की मोदी सरकार या वित्त मंत्रालय क्या कदम उठाएगा, ये पूरी तरह से इसमें मिसिंग महसूस हो रहा है। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर अजय जी आप बने रहिएगा, हमारे साथ में 2 और मेहमान यहाँ पर जुड़ चुके हैं। वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और नितेश साहू जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वासु जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से अभी अजय जी की प्रतिक्रिया हमने सुनी है, वे काफी नाराज नजर आ रहे हैं देश का जो बजट पेश हुआ है। आप कितने संतुष्ट हैं इस बजट से? आपकी प्रतिक्रिया पहले इस बजट को लेकर ओवरऑल।
देखिए प्रसाद जी, निश्चित रूप से ये बजट है, सर्वासी बजट है, सभी लोगों का ध्यान में रख के बना गया है। और ये दूरगामी बजट है, भारत को विकसित भारत कैसे बने उस बजट में झलक दिखती है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता से उम्मीद तो नहीं कर सकते प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के बजट की तारीफ करेंगे। उनका काम है विरोध करना। लेकिन जनता के लिए इसमें बहुत कुछ है, जनता के लिए बहुत कुछ है इसमें। और निश्चित रूप से आने वाले देश में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़े, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दिया गया है, टैक्स स्लैब में ध्यान दिया गया है। और निश्चित रूप से जैसे आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है बजट के पहले, तो आप देखिए दुनिया जहां पर ग्रोथ रेट की बात करें, दुनिया जहां पर 3.2% ग्रोथ रेट है, वहां पर भारत का 8% है। और आने वाले जीडीपी अनुमान लगाए हम तो 6.5 to 7% रहने वाला है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये देश में कांग्रेस के जमाने में जीपी का हाल देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के समय का देख लीजिए। और दूसरी बात, ये बहुत रहे होते तो महंगाई दर अभी कितनी है? कल के इकोनॉमिक उस पे आया है, महंगाई दर अभी कितनी है? 2022-23 में जो 6.7% थी, वो 23-24 में घट के 5.4% होने वाली है। यानी महंगाई दर में भी लगातार कमी हो रही है। और दूसरी बात करूंगा, पर कैपिटल इनकम हम देखे तो 2013-14 में ये था, 2013-14 में था 2013-14 में, हाँ 2013-14 में था 2,15,787 रुपए। और ये 2024 में आंकड़ा जो आईएमएफ बता रहा है, आईएमएफ आंकड़ा दे रहा है, ये 2,45,000 के आसपास पर कैपिटल इनकम जा रहा है। और आईएमएफ और रिपोर्ट कह रहे हैं कि 2030 तक ये आय 70% से ऊपर बढ़ने वाला है। जो इंडिया का जो विकास दर है और जो पर कैपिटल इनकम है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। कांग्रेस के जमाने में, मैं 2013 की बात कर लूं, कांग्रेस के जमाने में ये 2013 में पर कैपिटल 54,135 रुपए, यानी मात्र 10 साल में 2,15,000 अभी था और 2024 में 2,45,000 के आसपास जाने का अनुमान है। तो निश्चित रूप से देश विकास की ओर जा रहा है। कांग्रेस की मजबूरी है, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन देश के लिए सर्वासी बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए है। देश की तरक्की उन्नति इस बजट से आगे दिखेगी। चलिए, बिल्कुल, तो काफी आश्वस्त और संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ में एक और मेहमान नितेश साहू जी जुड़ चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। नितेश जी, आप क्या कहेंगे? जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो तो हमने जानने की, समझने की कोशिश की है, लेकिन बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? किस प्रकार से आप विश्लेषण करेंगे जिस प्रकार से ये जो पूरा खाका और जो रोड मैप तैयार किया गया बजट के माध्यम से, इकोनॉमिकली कैसा असर इसका, और किस प्रकार से किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट को? हमारे जो आम नागरिक हैं, सैलरी पर्सन जो है, उनके ऊपर लोग थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए पहले इलेक्शन में देकर। लेकिन जो उन्होंने टैक्स रिविजन किया है उससे कुछ खास बेनिफिट है नहीं। और साथ ही साथ जो कैपिटल गेन में इन्होंने इन्वेजन किया है 2.5% का इन्होंने एलटीसीजी में बढ़ाया है और 5% एससीसीजी में बढ़ाया है। इससे हमारे इन्वेस्टर को काफी ज्यादा नुकसान होगा। चलिए, बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा संतुष्टि यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही है। अजय जी, आपसे, आपके पास में मैं आना चाहूंगी। आपसे जब अभी हम प्रतिक्रिया ले रहे थे तो आपने थोड़ी अपनी कुछ नाराजगी और असंतुष्टि अपनी भी जाहिर की है, और आपने कहा है कि आम जनता के लिए तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अगर कस्टम ड्यूटी की अगर बात करें तो उस हिसाब से जिस प्रकार से जो अलग अलग जगहों पर जो सीमा शुल्क घटाए गए हैं, उसमें चाहे कैंसर की दवाओं पर भी जोर दिया गया जिसमें 3 दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, मोबाइल फोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रावधान भी यहाँ पर, और जरूरी कुछ प्रावधान का समावेश इस बजट के माध्यम से किया गया है जिसका फायदा आम जनता को ही मिलेगा, थोड़ी सी राहत उन्हें जरूर मिलेगी। देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूँ। कुछ राहत दी गई है, परंतु मैंने स्पष्ट रूप से कहा, देश के आम जनता, युवा, महिला, हर वर्ग जो उम्मीद एक आशा लेके बैठता है, ये ऊँटने मुंह में जीने की बात है। देखिए, महत्वपूर्ण मैंने 6 से 7 बातें स्पष्ट की। क्या इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ बदलाव किया जाएगा? 2.5 लाख से बढ़ाया जाएगा क्या नई टैक्स सिस्टम में लगातार, देखिए जो आंकड़ों की बाजीगरी लगातार देश की सरकार आज देश की आम जनता के साथ कर रही है कि उनको 2 ऑप्शन देती है, ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम। लेकिन जब न्यू टैक्स सिस्टम चुना जाता है तो उसमें कटौतियों की छूट नहीं दी जा रही है। आज भी लगभग 75% देश के आम नागरिक जो ओल्ड टैक्स सिस्टम चुन रहा है। ये महत्वपूर्ण है। क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाके उसका रेट कम किया जाएगा? जब क्रूड ऑयल की कीमत 40 से 50% कम हो रही है तो भी केंद्र की मोदी सरकार
क्यों पेट्रोल डीजल की कीमत में 1 रुपए की कमी करती है? आज लगातार किसान सड़कों में आंदोलन करते रहे, क्या इस बजट में किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी? क्या खाद, बीज और खेती के जो अन्य साधने हैं, आज 28% जीएसटी वसूल की जा रही है, क्या उसमें कुछ कमी की जाएगी? हमने देखा, पहले भी देख लीजिए, जो पुराना बजट था, चाहे उसमें खाद्य सब्सिडी की बात करूं, मनरेगा की बात करूं, या उर्वरक सब्सिडी की बात करूं, या पेट्रोलियम सब्सिडी, आज लगातार उसमें 25 से 40% की कटौती करके आखिर किसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? ये बजट में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इनकी प्राथमिकताओं में इनके उद्योगपति और पूंजीपति मित्र है, आज देश का आम नागरिक नहीं है। कोई विशेष घोषणा किसी की नहीं दिख रही है, न कोई युवा के लिए, न महिला के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, आज ये युवाओं के लिए इंटेंशिप की बात कर रहे हैं। हमारा लोकसभा का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, हमने घोषणा की थी कि भैया हम ग्रेजुएट और डिप्लोमा जो युवक है उनको इंटेंशिप दे के साल में 1 लाख रुपए की वो देंगे और उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप खुद क्या निर्णय ले रहे हैं? ना आप एटी सीमा की छूट बढ़ा रहे हैं, ना आयकर की लिमिट बढ़ा रहे हैं, ना पेंशन डिडक्शन में वृद्धि कर रहे हैं, ना कैपिटल गेन टैक्स की लिमिट बढ़ा रहे हैं, ना होम लोन पर जो 2 लाख की ब्याज की छूट है आप उसको बढ़ा रहे हैं, ना एटीडी की छूट बढ़ा रहे हैं। तो देश की आम जनता जो लगातार उम्मीदें लेके बैठी है, आप उनको सीधा फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए था। आज 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट रहा है, तो आने वाले 1 साल में इस प्रकार से जो 30 लाख सरकारी पद खाली है, ये संसद में खुद स्वीकार करते हैं कि भैया केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली है। आज किसी भी एग्जामिनेशन का कोई फॉर्म नहीं आता, न कोई रोजगार देने का प्रयास किए जा रहे हैं, न महिलाओं को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बढ़ती आर्थिक असमानता है, आज किसान क्या है 27% चलिए, तो कुल मिलाकर आम जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर नहीं हो रही है और ना ही कुछ ऐसे विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए जिससे वो जो जनता है वो राहत की सांस ले सके। वासु जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। वासु जी, आपकी प्रतिक्रिया, कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं अजय जी की इन तमाम बातों से? देखिए प्रता जी, मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के बजट की तारीफ नहीं करेंगे। वो अपनी बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो जो बजट में अच्छाई है वो नहीं बता रहे। मैं आपको बताता हूँ अच्छाई क्या है। ये जो बात करते हैं, अगर ये बेरोजगारी की बात करते हैं, कल जो रिपोर्ट सर्वे पेश हुआ है उसमें बेरोजगारी की दर कितनी बताई देंगे? 3.2%। ये बेरोजगारी का चिल्ला चिल्ला के रोना रोते हैं कांग्रेस वाले, उसमें बेरोजगारी दर 3.2% बताई गई है। ये मैं नहीं कर रहा, आपने क्या ले जाएगा। और जहां तक महंगाई, देखो महंगाई की बात है, महंगाई की बात मैं आपके पास आऊंगी, पहले वासु जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपके पास में आती हूँ। जी, महंगाई प्रथा जी एक भी मनमोहन सिंह काल को 2004 से 2014 का काल आप उठा लीजिए, जो महंगाई का परसेंट है 5% से कभी नीचे गया हो या 5% भी रहा हो 10 साल में, तो मैं मान जाऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें। तो यही है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है जो स्पष्ट रूप से महंगाई को लगाम लगाने की लगी हुई है और निश्चित रूप से महंगाई कम में देख रही है। जहां तक महंगाई की बात करिए, मार्च में 2 रुपए केंद्र सरकार ने कम किया था पेट्रोल पे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कैसे अपने प्रदेश की जनता को लूटना चालू कर दिया। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, कर्नाटक के अंदर 3 रुपए लीटर, 3 रुपए डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। तो कर्नाटक की जनता की चिंता आप क्यों नहीं कर रहे हो? अगर इतनी चिंता देश की जनता है तो आप भी पैसा कम कर रहे हो। 3 रुपए लीटर क्यों बढ़ा दिया आपने भाई? एक तरफ आप अपने प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सवाल पहले अपने अंदर झांक लीजिए। दूसरी बात, किसानों की बात करें, किसानों के लगातार एमएसपी का रेट बढ़ रहा है। आज 2300 रुपए धान का समर्थन मूल्य है, जो 2014 में मात्र 1400 रुपए था, आज बढ़ के 1000 रुपए से ऊपर हो गया, 2300 रुपए के आसपास पहुंच गया। किसानों के खाद, बीज से लेकर सारे चीजों की व्यवस्था कम रेटों में, बाहर के देशों की अपेक्षा करें तो भारत में कम रेटों में किसानों को सब चीज मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने घर में जाके, कांग्रेस पार्टी ने जो देश की हालत करके 10 साल में छोड़ी थी, उसको रिवाइव करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप सोचिए, आप 2004 में 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी प्रथा जी, और मनमोहन शास्त्री अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था को 10वीं नंबर पे नहीं ला पाए। वो 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वीं नंबर पे लाया। अब हम 3री नंबर पे लाने की बात कर रहे हैं। तो यही है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल और देश को विकास की उन्नति की ओर ले जाने वाला। एक मिनट का समय दीजिए, जी की भी प्रतिक्रिया सुन लेते, काफी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर नितेश जी, मैं आपके पास में भी आ रही हूँ एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ में। जी अजय जी। देखिए महत्वपूर्ण है, वासु जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं 6 उदाहरण दे देता हूँ। वो 11 करोड़ रोजगार देती है। पिछले 10 सालों के अंदर जितनी एमएसएमई बन रही है, 90% एमएसएमई 3 साल के अंदर बंद हो जा रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है?
आप कारपोरेट टैक्स में 1.5 लाख करोड़ रुपए की चोट सीधा पहुंचाते हैं। एक आम आदमी से आप 30% टैक्स वसूल करते हैं, एक भागीदारी फर्म के व्यक्ति से आप 30% टैक्स वसूल करते हैं, लेकिन अपने जो कारपोरेट हैं, जो पूंजीपति मित्र हैं, आखिर उससे 25% टैक्स ले रहे हैं। तो क्या एक आम आदमी से ज्यादा टैक्स वसूलना उचित है? बता दीजिए। आप 16 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का लोन राइट ऑफ कर देते हैं, जिससे 25 सालों तक किसानों का कर माफ हो सकता है, 25 साल तक मनरेगा का पैसा दिया जा सकता है। लेकिन आपकी प्राथमिकताओं में देश का आम आदमी नहीं है। आप देश के ऋण को 55 लाख से बढ़ा के 161 लाख करोड़ कर देते हैं। क्या देश का विकास है? भुखमरी इंडेक्स में भारत आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे है। क्या देश का विकास है? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है। क्या देश का विकास है? 27 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देते हैं। क्या देश का विकास है? 36 लाख करोड़ रुपए आप पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज रूप में वसूलते हैं। क्या ये उचित है? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महंगाई की। पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार, 400। देश के विकास को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। अजय जी और वासु जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। नितेश जी आपके पास में आते हैं और उसके बाद में फिर वापस से इस मुद्दे को लेकर और इस सवाल को लेकर मैं वापस से अजय जी और वासु जी आपके पास में आऊंगी। नितेश जी, आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इकोनॉमिकली कितना क्या कुछ और कैसा अफेक्टिव रहा है ये तो हमने आपसे जानने की और समझने की कोशिश की है। बाकी अगर बतौर युवा आप कैसे देखते हैं? युवाओं को लेकर भी खासा फोकस और इस बजट में विशेष प्रावधान देखने को मिला है, जिसमें इंटर्नशिप जैसे प्रावधान रखे गए हैं, 10 लाख रुपए तक के लोन देने का भी प्रावधान रखा गया है, 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की बात कही गई है, 5,000 रुपए वेतन के रूप में बतौर इंटर्न को यहाँ पर स्टाइपेंड मनी के तौर पर या फिर वेतन के रूप में दिया जाएगा। आप इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं? मैम, जैसे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपस्किलिंग का प्रोग्राम। अपस्किलिंग से हमारे युवाओं को रोजगार के लिए मिलेगा तो सही, लेकिन जॉब कहाँ है? आप उनको जॉब नहीं दे रहे, आप उनके सिर्फ स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं। जॉब क्रिएशन भी तो जरूरी है। जब तक आप जॉब क्रिएट नहीं करें, उनकी स्किल्स किसी काम के नहीं है। उसके बाद जो आपने ये टीसीएस में आपने कम किया है, उसके अलावा कुछ मेडिसिन में आपने ना 3 कैंसर मेडिसिन में आपने कस्टम्स में राहत दी है। मैम, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को इससे कुछ फायदा मिल रहा है। हालांकि हेल्थ सेक्टर में उन्होंने कुछ कोशिश करी है करने की, बट आई डोंट थिंक सो इट इज वर्किंग एनीथिंग। उसके अलावा 500 टॉप कंपनियां हैं, उसमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की बात भी यहाँ पर कही गई है सरकार की ओर से। इंटर्नशिप देने से ही कुछ नहीं होगा, उनको रोजगार से जोड़ना भी है। ऐसे लाखों युवा मेरे पास आते हैं जिन्होंने इंटर्नशिप की हुई है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। उनको रोजगार से भी तो जोड़ना है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर निकलकर सामने आ रही, चाहे राजनीतिक विश्लेषण करने की बात हो या फिर आर्थिक स्थिति के तौर पर इकोनॉमिकली भी यहाँ पर युवाओं की ओर से क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ और कैसी प्रतिक्रिया है इस पूरे बजट को लेकर। इसको लेकर भी हम लगातार ये कार्यक्रम चला रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश इस बजट के माध्यम से यहाँ पर कर